गुड इवनिंग क्लास। कल की क्लास में हमने उत्पादन प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था और आज हम उनको एक एक करके डिटेल से देखेंगे। तो हम सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं, पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो हम सबसे पहले देखते हैं पीपीसी होता क्या, इसका क्या मीनिंग है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुशल, प्रभावी और आर्थिक संचालन के लिए पीपीसी को एकीकृत करना आवश्यक है। प्रोडक्शन प्लानिंग और बाद में प्रोडक्शन कंट्रोल उत्पाद डिजाइन के अनुकूल और उत्पादन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का पालन करते हैं। इसके बाद या इसे इस रूम में भी समझ सकते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कम उत्पादकता, सूची प्रबंधन और संसाधन उपयोग की मौलिक समस्या का समाधान करता है। शेड्यूलिंग, प्रेषण, निरीक्षण, गुणवत्ता प्रबंधन, सूची प्रबंधन, आपूर्ति प्रबंधन और उपकरण प्रबंधन के लिए उत्पादन योजना की आवश्यकता है। उत्पादन नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि उत्पाद टीम आवश्यक उत्पादन लक्ष्य, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, गुणवत्ता प्रबंधन और लागत बचत प्राप्त कर सके। एक संचालन इकाई की सफलता के लिए प्लानिंग एंड कंट्रोल एक आवश्यक घटक है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब हम इनका अलग अलग मीनिंग देखेंगे कि बेसिकली प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है और कंट्रोल क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है उत्पादन क्या है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग का मतलब है किसी काम को करने से पहले सोचना। इन अदर वर्ड, planning is the preparation for action. It is a function to decide about what, where, when, who, why and how a particular activity should be done. इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल। नियंत्रण में यह सत्यापित करना शामिल है कि क्या हर चीज अपनाई जाने वाली योजना के साथ पुष्टि रूप से होती है, जारी किए गए निर्देशों और सिद्धांतों का पालन कर रही है अथवा नहीं। अब हम इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग पीपीसी। उत्पादन योजना और नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला कारक आता है यूज ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक कारखाने और कार्यालय स्वचालित उपकरणों का यूज कर रहे हैं। यह पुरुषों और मशीनों की आवश्यकता को सटीकता से गणना करने में मदद करता है। इसके बाद अगला फैक्टर आता है सीजनल वेरिएशन। कुछ उत्पादों की मांग मौसम से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए मानसून और आउटपुट के दौरान छाते और रेनकोट। जब बारिश का मौसम आता है तो छाते और रेनकोट की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे ही ये सीजन समाप्त होता है, इनकी डिमांड फिर से कम हो जाती है। तो उत्पादों में ये सीजनल वेरिएशन पाया जाता है। इसके बाद आता है टेस्ट मार्केटिंग। आक्रामक मार्केटिंग रणनीति में नए उत्पादों का परीक्षण किया जाता है और रुझानों को जानने के लिए मार्केटिंग की जाती है। यह एक छोटे चक्र ऑपरेशन में है। प्रगति और अक्सर अनियमित उत्पादन विचलित कर देता है। हम जब भी किसी उत्पाद को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हम उसको पहले मार्केट में उतारते हैं, क्या हमारा उत्पाद मार्केट की आवश्यकता को पूरा कर पा रहा है, क्या हमारा उत्पाद कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पा रहा है। इसके बाद अगला फैक्टर आता है आफ्टर सेल्स सर्विस। हम जब कोई भी उत्पाद सेल करते हैं उसके साथ में हम गारंटी या वारंटी भी देते हैं।
और जब वो हमारा उत्पाद खराब होता है तो वो उत्पाद हमारे पास फिर से मरम्मत के लिए आता है, जिस कारण हमारी उत्पादन लाइन में लोड बढ़ जाता है। इस कारण से हमारा पीपीसी प्रभावित होता है। इसके बाद अगला फैक्टर आता है लॉसेस ड्यू टू अनफोर्सिन फैक्टर्स। दुर्घटनाओं, आग और चोरी जैसे कारणों से भी हमारा पीपीसी प्रभावित होता है। इसके बाद अगला फैक्टर आता है डैमेज ड्यू टू एस्टिमेटेड फैक्टर्स। प्राकृतिक कारणों से आदानों का नुकसान होता है। उत्पादन हानि और खपत में परिवर्तन की तरह इंजीनियरिंग घटना, सामग्री और दोषियों की एक घटना के कारण भी हमारा पीपीसी प्रभावित होता है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है उत्पादन योजना और नियंत्रण का दायरा, स्कोप ऑफ पीपीसी। तो हम इसमें देखते हैं, इसका पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ इनपुट। हम कैसा इनपुट दे रहे हैं। किसी उत्पाद के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के आदानों का उपयोग किया जाता है। उत्पाद की गुणवत्ता आदानों की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए की गई प्लानिंग विभिन्न प्रकार के आदानों की प्रकृति निर्धारित करे, जो एक जटिल प्रक्रिया है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है क्वांटिटी ऑफ इनपुट। हम कितनी क्वांटिटी में इनपुट दे रहे हैं। उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए आदानों की मात्रा का निर्धारण और उनके संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। एक उत्पाद तभी तैयार किया जा सकता है जब कोई भी इनपुट की आवश्यक संरचना का अनुमान हमें पहले से हो। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट आता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। यह कार्यबल, मशीनों और उपकरणों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करता है। यह बर्बादी से बचने और उत्पादन के सुचारू प्रवाह की ओर ले जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बेटर कंट्रोल। उत्पादन योजना नियंत्रण की विधि है। एक बेहतर नियंत्रण के लिए योजना एक है पूर्व शर्त। तभी कोई भी प्रदर्शन की तुलना कर सकता है और विचलन की गणना कर सकता है जो उत्पादन का नियंत्रण लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। सामग्री की योजना कच्चे माल और अन्य की अनियमित आपूर्ति सुनिश्चित करता है। सामग्री और आपूर्ति का नियमित प्रवाह निर्बाध रूप से सहायक होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जरूरत है। यह नीचे लाने में मददगार है। इसका मतलब क्या हुआ? यह उत्पादन की विभिन्न लागतों को कम करता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है टाइमली गिवन। यदि उत्पादन योजना और नियंत्रण है तो समय पर उत्पादन होगा और उस तैयार माल को हम समय से मार्केट में पहुंचा सकते हैं। यह भी सुनिश्चित करता है कि हम अपनी डिमांड को आसानी से अपने कस्टमर तक पहुंचा सकें। हम अपने उत्पाद को अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड उस तक पहुंचा सकें विद इन टाइम। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ पीपीसी। पीपीसी की उपयोगिता क्या है? पीपीसी उत्पादन आधारित सिस्टम है जिसकी की यूटिलिटी हम इन पॉइंट्स के रूप में देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है अवॉइड लास्ट आवर रश। दिए गए समय कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन की योजना बनाई जाती है और नियंत्रित की जाती है, इसलिए उत्पादन नियंत्रण की संख्या को कम कर देते हैं। आपातकालीन आदेश और ओवर टाइम प्लांट पर काम करता है और इस तरह ओवरहेड्स कम कर देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है
द एरियाज ऑफ बोटलनेक स्मॉलर। अधूरा काम या काम में पारगमन ढेर नहीं मिलता, क्योंकि उत्पादन नियंत्रण लाइन और काम के प्रवाह को संतुलित करता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कॉस्ट रिडक्शन। पीपीसी का यूज करने से हमारे उत्पाद की लागत कम हो जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हम संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। अगला पॉइंट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन विद प्लांट एक्टिविटीज। हम अपने प्लांट की एक्टिविटी के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। पीपीसी संयंत्र की गतिविधियों का समन्वय करता है, जो कार्यबल द्वारा ठोस प्रयास को नियंत्रित करता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बेनिफिट्स टू वर्कर। कामगारों को भी इससे लाभ होता है। अगला पॉइंट आता है बेटर सर्विसेज फॉर कस्टमर्स। हमारे ग्राहकों को भी इसका लाभ होता है। पीपीसी ग्राहकों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करता है, क्योंकि यह समय कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन सुनिश्चित करता है और इसलिए प्रतिबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रसव किए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है उत्पादन योजना। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है? उत्पादन योजना एक कंपनी या उद्योग में उत्पादन और विनिर्माण मॉडल की योजना है। यह अलग अलग ग्राहकों की सेवा के लिए कर्मचारियों, सामग्रियों और उत्पादन क्षमता की गतिविधियों के संसाधन आवंटन का उपयोग करता है। विभिन्न प्रकार के उत्पादन विधियों जैसे सिंगल आइटम मैन्युफैक्चरिंग, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, निरंतर उत्पादन इत्यादि के पास अपनी खुद की उत्पादन योजना है। उत्पादन योजना को उत्पादन योजना और नियंत्रण में उत्पादन नियंत्रण के साथ जोड़ा जा सकता है या इसे संयुक्त किया जा सकता है। इसे इंटरप्राइजेस संसाधन योजना भी कह सकते हैं। कृषि योजना, उद्योग, मनोरंजन उद्योग इत्यादि सहित कई अलग अलग उद्योगों में कंपनियों की उत्पादन योजना का उपयोग किया जाता है। तो ये उत्पादन योजना के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। उत्पादन योजना कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहला आता है उत्पादन योजना और शेड्यूलिंग, एडवांस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। अगला पॉइंट है कैपेसिटी प्लानिंग। इसके बाद अगला पॉइंट है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। इसके बाद अगला पॉइंट है मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। इसके बाद अगला पॉइंट एमआरपी सेकेंड। इसके बाद शेड्यूलिंग एंड वर्क फ्लो। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, उत्पादन योजना के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य आता है संसाधनों का प्रभावी उपयोग। अगला उद्देश्य उत्पादन का स्थिर प्रवाह। अगला पॉइंट संसाधनों का अनुमान लगाएं। अगला पॉइंट इष्टतम सूची सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट विभागों की गतिविधियों को समन्वित करता है। अगला पॉइंट कच्चे माल की बर्बादी को कम करता है। अगला पॉइंट श्रम उत्पादकता में सुधार करता है। अगला पॉइंट बाजार पर कब्जा करने में मदद करता है। अगला पॉइंट एक बेहतर काम वातावरण प्रदान करता है। अगला पॉइंट गुणवत्ता में सुधार की सुविधा प्रदान करता है। उपभोक्ता संतुष्टि में परिणाम देता है। उत्पादन लागत कम करता है। तो ये हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग के उद्देश्य होते हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं उत्पादन नियंत्रण, प्रोडक्शन कंट्रोल। ये बेसिकली क्या होता है? उत्पादन नियंत्रण किसी भी विशेष उत्पादन या संचालन की निगरानी और नियंत्रण की गतिविधि है।
उत्पादन नियंत्रण अक्सर एक विशिष्ट नियंत्रण कक्ष या संचालन कक्ष से चलाया जाता है। सूची नियंत्रण और गुणवत्ता नियंत्रण के साथ उत्पादन नियंत्रण संचालन प्रबंध के प्रमुख कार्यों में से एक है। अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। उत्पादन नियंत्रण कार्य की भविष्यवाणी, नियोजन और शेड्यूलिंग कार्य, खाता जनशक्ति, सामग्रियों की उपलब्धता और अन्य क्षमता प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए और लागत की आवश्यकता होती है ताकि उचित गुणवत्ता और मात्रा को प्राप्त करने के समय और फिर यह देखने के लिए अनुसूची का पालन किया जा सके। इस योजना के लिए जो कुछ भी सिस्टम संतोषजनक सिद्ध हुआ है उसका उपयोग करके योजना बनाई जाती है। इसे हम उत्पादन नियंत्रण कहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पादन नियंत्रण के प्रकार। एक प्रकार का उत्पादन नियंत्रण विनिर्माण संचालन का नियंत्रण है। अगला प्रकार, कब और कहां उत्पादन योजना और नियंत्रण करना है। इसके बाद अगला पॉइंट, उत्पादन नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इसके बाद अगला पॉइंट, विशिष्ट क्षेत्रों में वास्तविक समय के संचालन का प्रबंधन। इसके बाद अगला पॉइंट, एक उत्पादन नियंत्रण कक्ष में टेलीविजन स्टूडियो में उत्पादन नियंत्रण। इसके बाद अगला पॉइंट, टेलीविजन स्टूडियो में मास्टर नियंत्रण। इसके बाद अगला पॉइंट, मिशन ऑपरेशंस कंट्रोल रूम में स्पेसिफाइड में उत्पादन नियंत्रण। इस प्रकार से हम अगले टॉपिक को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। उत्पादन नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहले उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं, कच्चे माल, उपकरण, मशीनों और श्रम प्रावधान। इसमें अगला पॉइंट आता है, मांग पूर्वानुमान के अनुरूप उत्पादन अनुसूची आयोजित करना। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से इस तरह से उपयोग किया जाता है कि उत्पादन की लागत कम हो जाती है और वितरण का तरीका बनाए रखा जा सकता है। अगला पॉइंट आता है, सेटअप लागत को कम करने के लिए आर्थिक उत्पादन का निर्धारण एक दृष्टिकोण के साथ चलता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, उत्पादन के लिए जिम्मेदार विभिन्न वर्गों विभागों का संचालन एक उचित प्रकार से होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, उत्पादन में देरी से बचने के लिए वांछित स्थान और निर्धारित गुणवत्ता और मात्रा पर कच्चे माल की नियमित और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। अगला पॉइंट, अर्ध तैयार और तैयार माल का निरीक्षण करने के लिए और गुणवत्ता नियंत्रण तकनीकों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि उत्पादित आइटम आवश्यक विनिर्देशों के हैं या नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, यह उत्पाद डिजाइन और विकास के लिए भी जिम्मेदार है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें स्टेजेस ऑफ पीपीसी। पीपीसी किन स्टेप्स में की जाती है? तो हम यहाँ पर देखते हैं, पीपीसी 3 चरणों में किया जाता है, अर्थात प्री प्लानिंग, प्लानिंग एंड देन कंट्रोल। पूर्व योजना, योजना और नियंत्रण। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्री प्लानिंग क्या होती है। उत्पादन योजना के इस चरण के तहत उत्पाद डिजाइन, लेआउट डिजाइन और कार्य प्रवाह पर मूल आधार कार्य तैयार किए जाते हैं। उत्पादकता के दायरे और पुरुष मनी सामग्री, मशीनों, समय की क्षमता से संबंधित संचालन का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद अगला आता है प्लानिंग, योजना। यह एक ऐसा स्टेप है जहां रूटीन अनुमान और शेड्यूलिंग पर एक पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। यह कम समय और लंबे समय तक चिंता के क्षेत्रों को जानने की भी कोशिश करता है ताकि प्रमुख योजना तैयार की जा सके। इसके बाद अगला आता है कंट्रोल। इस स्टेप के तहत कार्य शामिल है प्रेषण, अनुवर्ती, निरीक्षण और मूल्यांकन। यह प्रगति पर काम के अभियान का विश्लेषण करने की कोशिश करता है। यह उत्पादन योजना और नियंत्रण के महत्वपूर्ण स्टेप्स में से एक है।
इसके बाद हम देखते हैं मेन एलिमेंट ऑफ पीपीसी, उत्पादन योजना और नियंत्रण के मुख्य तत्व। तो इनमें से पहला आता है रूटिंग, दूसरा आता है लोडिंग, तीसरा शेड्यूलिंग, चौथा डिस्पैचिंग, पांचवा फॉलोअप, छठवां इंस्पेक्शन, सातवां करेक्टिव। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीपीसी के उद्देश्य। तो हम इसमें से पहला पॉइंट देखते हैं, सुरक्षित और आर्थिक उत्पादन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए, पौधे का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में उच्च समन्वय द्वारा क्षमता को अधिकतम करने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, माल की उचित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, सही मजदूरी के लिए सही समय पर, सही नौकरी के लिए सही आदमी को रखने के लिए, श्रम कारोबार को कम करने के लिए, प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के प्रकार। यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पादन दो प्रकार का होता है, एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, दूसरा इंटरमीडिएट सिस्टम। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में हम देखते हैं तीन प्रकार के हैं, मास प्रोडक्शन, प्रोसेस प्रोडक्शन, असेंबली लाइन्स। और इंटरमीडिएट सिस्टम में आता है जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन, जॉब उत्पादन, बैच उत्पादन। इस प्रकार से हम अब एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सिस्टम क्या होता है। निरंतर प्रवाह उत्पादन स्थितियां वे हैं जहां इनपुट मानकीकृत होने के बाद से रूटिंग और प्रवाह के रूप में सुविधाओं को मानकीकृत किया जाता है। इसलिए प्रक्रियाओं का एक मानक सेट और प्रक्रिया के अनुक्रम अपना सकते हैं। इस प्रकार का निरंतर या प्रवाह उत्पादन प्रक्रियाओं और अनुक्रमों के एक मानक सेट के साथ एकल या अधिक से अधिक बहुत कम किस्मों के उत्पादनों का निर्माण को संदर्भित करता है। मांग की प्रत्याशा में स्टॉक के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन लगातार किया जाता है। इसके बाद सिम्टम्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो हमें यहाँ पर पहली विशेषता देखते हैं, उत्पादन की मात्रा आमतौर पर बड़ी होती है और मांग की प्रत्याशा में माल का उत्पादन किया जाता है। अगली विशेषता है, उत्पादन डिजाइन और संचालन के क्रम को मानकीकृत किया जाता है, यानी समान उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसके बाद अगली विशेषता आती है, मानकीकृत संचालन करने के लिए विशेष प्रयोजन स्वचालित मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला विशेषता आता है, मशीन की क्षमता को संतुलित किया जाता है ताकि प्रक्रिया के एक छोर पर सामग्री को फीड दिया जाता है और दूसरे छोर पर तैयार माल प्राप्त किया जाता है। अगली विशेषता है, संचालन के पूर्व निर्धारित अनुक्रम के कारण निश्चित पर सामग्री हैंडलिंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, प्रत्येक उत्पाद के लिए एक अलग लाइन के अनुसार डिजाइन किए गए उत्पाद लेआउट पर विचार किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के क्या क्या लाभ हैं? तो पहला लाभ देखते हैं, कार्य प्रगति सूची न्यूनतम होती है। दूसरा लाभ, उत्पादन की गुणवत्ता को एक समान रखा जाता है क्योंकि प्रत्येक चरण कार्य की पुनरावृत्ति के माध्यम से कौशल विकसित करता है। अगली विशेषता है, किसी भी स्तर पर किसी भी देरी का स्वतः पता चल जाता है। अगला लाभ, उत्पादन लाइन में सेट पैटर्न के कारण सामग्री की हैंडलिंग कम हो जाती है। ज्यादातर सामग्री को कन्वेयर बेल्ट, रोलर कन्वेयर, पाइपलाइन, ओवरहेड क्रेन आदि के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है।
इसके बाद अगला लाभ, सामग्री लागत और उत्पादन पर नियंत्रण को सरल बनाया गया है। अगला लाभ, अर्ध कुशल श्रमिकों द्वारा उनकी विशेषता के कारण काम किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं लॉस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। हालांकि कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बहुत कठोर है और यदि एक ऑपरेशन में कोई भी खराबी होती है तो पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। निरंतर प्रवाह के कारण काम के ढेर या लाइन पर किसी प्रकार की रुकावट से बचना आवश्यक हो जाता है जब तक गलती को तुरंत साफ नहीं किया जाता है या पूर्ववर्ती और साथ ही साथ चरणों को रोकने के लिए मजबूर करेगा। इसके अलावा उत्पादन रोकने के परिणाम स्वरूप किसी भी ब्रेकडाउन को पूरा करने के लिए उपकरण द्वारा स्टैंड बनाए रखना आवश्यक है। इस प्रकार मशीनों में निवेश काफी अधिक हो जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस सिस्टम। इनमें से पहला आता है मास प्रोडक्शन। तो हम इसमें देखते हैं यह उत्पादन बड़े पैमाने पर मानकीकृत भागों या घटकों के निर्माण को संदर्भित करता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन सिस्टम बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था की पेशकश करता है क्योंकि उत्पादन की मात्रा बड़ी है। मानकीकरण और मशीनीकरण के कारण उत्पादों की गुणवत्ता एक समान और उच्च होती है। एक उचित प्रकार से मशीन और सुसज्जित प्रक्रिया में व्यक्तिगत विशेषज्ञता कम प्रमुख योजना निभाती है। इसके बाद हम अगला टाइप देखते हैं प्रोसेस प्रोडक्शन। इसमें हम देखते हैं संचालन के एक समान और मानकीकृत अनुक्रम के माध्यम से उत्पादन निरंतर किया जाता है। अत्यधिक परिष्कृत और स्वचालित मशीनों का उपयोग किया जाता है। प्रक्रिया उत्पादन कुछ सामग्रियों के थोक प्रसंस्करण में कार्यरत है। विशिष्ट प्रसंस्करण उद्योग, उर्वरक संयंत्र, पेट्रोकेमिकल संयंत्र और दूध डेयरियां हैं जिनमें अत्यधिक स्वचालित सिस्टम और परिष्कृत नियंत्रण होते हैं। वे श्रम प्रधान नहीं है और कार्यकर्ता सिस्टम की निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए केवल एक संचालिका है। उत्पादन प्रक्रिया के प्रगति के आधार पर प्रवाह उत्पादन को विश्लेषणात्मक और सिंथेटिक उत्पादन में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं विश्लेषणात्मक प्रक्रिया क्या होती है और सिंथेटिक प्रक्रिया क्या होती है। उत्पादन की एनालिटिकल प्रोसेस में कच्चे माल को विभिन्न उत्पादों में तोड़ा जाता है, जैसे कच्चे तेल का गैस, नेफ्था, पेट्रोल आदि में विश्लेषण किया जाता है। इसी तरह कोयला, गैस, कोलतार आदि प्राप्त करने के लिए कोयले को संसाधित किया जाता है। इसके बाद अगला आता है सिंथेटिक प्रोसेस। उत्पादन की सिंथेटिक प्रोसेस में उत्पादन बनाने के लिए दो या दो से अधिक सामग्रियों का मिश्रण शामिल होता है। उदाहरण के लिए साबुन बनाने के लिए लॉरेल एसिड, इसके बाद म्यूरिस्टिक एसिड, स्टीयरिक एसिड को संश्लेषित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं असेंबली लाइन क्या होती है। असेंबली लाइन एक प्रकार का प्रवाह उत्पादन है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑटोमोबाइल उद्योग में विकसित किया है। एक निर्माण इकाई एक असेंबली लाइन का विकसित और नियोजित करना पसंद करती है क्योंकि यह उत्पादन की क्षमता में सुधार करने में मदद करती है। एक असेंबली लाइन में प्रत्येक मशीन को पिछली मशीन से सीधे सामग्री प्राप्त करनी चाहिए और इसे सीधे अगली मशीन तक पहुंचाना चाहिए। मशीन और उपकरण को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक ऑपरेटर के पास प्रत्येक मशीन तक मुक्त और सुरक्षित पहुंच हो। फोर्कलिफ्ट, ट्रक आदि की मुक्त आवाजाही के लिए जगह प्रदान की जानी चाहिए जो सामग्री वितरित करते हैं और तैयार उत्पाद को एकत्र करते हैं। इस प्रकार से हम अगला टाइप देखते हैं इंटरमीडिएट सिस्टम।
ऐसा सिस्टम जिसमें उत्पादन रुक रुक के होता है, कुछ दिन हुआ फिर बंद हुआ फिर हुआ। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट सिस्टम वे है जहाँ सुविधाएं विभिन्न प्रकार के उत्पादों और आकारों को संभालने के लिए पर्याप्त फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, या जहाँ गतिविधि की मूल प्रकृति इनपुट की महत्वपूर्ण विशेषताओं में बदलाव लाती है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स में संचालन का कोई एकल अनुक्रम पैटर्न उपयुक्त नहीं है, इसलिए ऑपरेशन के सापेक्ष स्थान को एक समझौता होना चाहिए जो एक साथ विचार किए गए सभी इनपुट्स के लिए सबसे अच्छा हो।